हाँ जी दोस्तों, चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। उससे पहले बता दें कि सर हम यहाँ पे कंसोलिडेटेड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपका चैप्टर नंबर 10 है उसका यूनिट 1 AS21 आपके पास में डिस्कस कर रहे थे। AS21 में इलस्ट्रेशन नंबर 10 तक तो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, वीडियो प्रोवाइड कर चुके हैं, आपके पास में प्लेलिस्ट में ऐड कर चुके हैं और उस प्लेलिस्ट की लिंक हर एक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड भी कर चुके हैं। तो प्लेलिस्ट में के लिंक के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, मिल जाएगी। इसमें हम आपका यूनिट 1 जो AS21 है उसका इलस्ट्रेशन नंबर 11 डिस्कस करने जा रहे हैं। कहते हैं एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड करके दो कंपनी है और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे दे रखी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें कोई दिक्कत इसमें हो भी नहीं सकती। आ जाइए, कहता है उसके बारे में क्या चीज़ें गिवन है। कहता है कि सर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट दे रखा है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट वगैरह दे रखा है। इन्वेस्टमेंट पे क्लियरली बोल रखा है कि सर 8000 आपने जो है परचेज़ करे एस लिमिटेड के, तो आप जो है शेयर होल्डिंग भी निकाल लेंगे कितना परसेंट है, ठीक है। कहता है कि सर करंट एसेट है और आपके पास में शेयर कैपिटल है 10 रुपये वाली, ठीक है सर। तो शेयर होल्डिंग परसेंटेज निकालना है तो निकाल लीजिए अभी के अभी। कहता है कि सर 8000 शेयर परचेज़ करें, टोटल है कितने एस लिमिटेड के, तो कहता है 1 लाख डिवाइड बाई 10 मतलब कि 10,000 है, तो 8000 डिवाइड बाई 10,000 तो आपके पास में होल्डिंग परसेंटेज निकल के आ जाएगा। 8 डिवाइड बाई 10% मतलब कि 80% आपने परचेज़ कर रखा है, ठीक है सर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई आपके पास में दिक्कत नहीं है, सिंपल सा निकल गया शेयर होल्डिंग कितना है 80%, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, ट्रेड पेबल दे रखा है, बिल्कुल इलस्ट्रेशन नंबर 10 जैसा ही लग रहा है, पता नहीं क्यों ये सब सारी चीज़ें सेम लग रही है। अच्छा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पिछले इलस्ट्रेशन में नहीं था, बस वो चीज़ यहाँ पे नहीं डाली है, ठीक है। कहते हैं एच लिमिटेड ने एक्वायर करा है शेयर्स एच लिमिटेड के 1 जुलाई को। पिछले क्वेश्चन में 31 मार्च था, बस वही चेंज किया है यहाँ पे, और कुछ यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं। कहता है 1 जुलाई को आपके पास में जो बैलेंस है PNL का वो आपके पास में कहता है कि सर आपके पास में 30,000 है बैलेंस ऑफ PNL। 1 जुलाई को नहीं, ईयर के स्टार्टिंग को दे रखा है, ठीक है। तो ईयर की स्टार्टिंग को 30,000 बैलेंस शीट आपके पास में PNL का अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कहते हैं कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ही प्रिपेयर कर दीजिए, ठीक है। पूरी की पूरी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट पूछ लिया गया, ठीक है। उससे पहले कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाल लेना, उससे पता चल जाएगा अपने को क्या क्या बैलेंस शीट में डालना है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन तो क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट करनी है, बस एक माइनॉरिटी इंटरेस्ट और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की कैलकुलेशन ज़रूर कर लेना। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की इसलिए क्योंकि गुडविल आया तो असेट साइड जाएगा और कैपिटल रिजर्व आया तो आपको रिजर्व एंड सरप्लस में उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो अलग से आपको लाइबिलिटी साइड दिखाना ही पड़ता है। तो इन दोनों की कैलकुलेशन कंपलसरी कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे कर ही लेते हैं साथ ही साथ सर कॉस्ट ऑफ कैपिटल की सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेते हो। क्या फॉर्मेट होता है इसका फॉर्मूला, सीधी सी बात है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लीजिए जो कि क्वेश्चन में अभी अभी गिवन था आपके पास में। होल्डिंग कंपनी ने कितने में परचेज करा इन्वेस्टमेंट, 1,26,000, तो 1,26,000 इसमें से माइनस करेंगे क्या चीज़ सर, आपके पास में दो चीज़ें, ठीक है। परसेंटेज ऑफ होल्डिंग का दो चीज़ें आपको करना है, 80% ऑफ क्या लेना है सर, दो चीज़ें सर। कहता है शेयर कैपिटल, ठीक है, ये किसकी लेंगे, सब्सिडरी की, उसमें ऐड कर देना सर दो चीज़ें, एक और चीज़ रिजर्व एंड सरप्लस, बस काम खत्म। ध्यान रहे सर रिजर्व एंड सरप्लस प्री लेना है, मतलब कि प्री प्रॉफिट, और शेयर कैपिटल तो एक ही चीज़ होती है क्योंकि बोनस इशू वगैरह किया नहीं तो वही चीज़ आपके पास में रहेगा। तो शेयर कैपिटल कितनी है, 1 लाख, तो 1 लाख यहाँ पे ले लेंगे सर, वो तो 1 लाख है। रिजर्व एंड सरप्लस में प्री प्रॉफिट मुझे चाहिए सर, पोस्ट नहीं चाहिए, प्री प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, देखिए पूरा साल यहाँ पे है इस तरीके से, ठीक है। ईयर की स्टार्टिंग मतलब कि 1/4/2001 ही मान लेता हूँ, 2001। कहता है वो कि आपके दे रखी है 30,000, ठीक है। ये तो पूरे का पूरा प्री प्रॉफिट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें कोई शक ही नहीं है आपके पास में। आपने परचेज कब किया, 1/7 को मान लेते हैं, यहाँ पे है 1/7 आपके पास में, ठीक है, 2001, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 30,000 प्रॉफिट आपके पास में जो ये गिवन है वो तो प्री है, लेकिन कुछ और भी प्री प्रॉफिट होगा। कहता है कि 1/7 को परचेज़ किया ना, तो उससे पहले भी कुछ प्रॉफिट अगर इस साल कमाया है तो वो प्रॉफिट भी क्या है सर, प्री प्रॉफिट है। तो कहते हैं टोटल प्रॉफिट आपने पूरे साल में कमाया कितना, कहता है 31 मार्च की इन्फॉर्मेशन है, ईयर एंडेड की। तो कहता है ईयर एंडेड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा है कितना, 40,000 का। तो ईयर की स्टार्टिंग में आपका 30,000 का तो प्रॉफिट ऑलरेडी था, पूरे साल आपने 40,000 कमाया है। मुझे बताइए पूरे साल प्रॉफिट 40,000 कमाए तो एक्स्ट्रा कितना है, ईयर के एंड में 40,000 दिख रहा है, ठीक है। स्टार्टिंग में आप 30,000 तो ऑलरेडी लेके आए थे आपके पास में,
तो अब एक्स्ट्रा कितना कमाए सर? 10,000। 10,000 पूरे साल में आप कमाए हैं, ठीक है, 10,000 पूरे के पूरे साल में कमाए, तो ये 10,000 आपका पूरे का पूरा प्रॉफिट है पूरे साल का। मुझे यहाँ पे इसका भी बाइफरकेट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें प्री एंड पोस्ट दोनों होंगे। कहते हैं एक साथ से पहले का जो भी प्रॉफिट है वो क्या होगा सर? प्री होगा, और एक साथ के बाद का जो प्रॉफिट है वो पोस्ट होगा। तो कहता है 10,000 इंटू ये मंथ का कैलकुलेशन कर लूँगा, कितना मंथ प्री है कितना मंथ पोस्ट है। 4 से लेके 7, 4, 5, 6, 7 गिनूंगा क्या? आंसर इज नो, क्योंकि एक साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में 3 मंथ है और रिमेनिंग आपके पास में यहाँ पे 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो यहाँ पे कितने मंथ हो गए आपके पास में? रिमेनिंग मंथ 9 मंथ आपके पास में, ठीक है। रिमेनिंग एक आपके पास में 31 मार्च तक का आपके पास में। तो ये चीज़ क्लियर है आपके पास, ठीक है। तो बस 10,000 को 3 जेम 4 में 3 जेम 9 में बांट दीजिए, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। 3 जेम 9 में बांट दो, काम खत्म हो जाएगा। तो 10,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो यहाँ पे आपको प्री प्रॉफिट इसका मिल जाएगा। तो ये प्री पार्ट है 2,500 और पोस्ट पार्ट कितना है? रिमेनिंग कहता है 7,500। लीजिए काम ही ख़त्म हो गया, 7,500 है। तो राउंड में डाल देते हैं इस चीज़ को जो हमारे को यहाँ पे ज़रूरत है। ओके, ये चीज़, और ये 2,500 आपके पास में, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये और यहाँ पे ये 30,000 क्लियर है। 30,000 प्री है, ये भी प्री है आपके पास में, लेकिन ये आपके पास में पोस्ट प्रॉफिट है। सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। अब कैलकुलेशन ही बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली आपके पास में। कहते हैं कि आपके पास में देखिए 30,000 प्री है और 2,500 प्री है, तो 30,000 प्लस 2,500, तो ये आपको प्री प्रॉफिट आपके पास में मिलेगा, ठीक है। प्री प्रॉफिट का 80% आपको लेना है। यहाँ पे लिख देता हूँ 32,500 टोटल रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा, लेकिन इसका 80% पार्ट लेना है, ठीक है। तो 1 लाख प्लस 32,500 करिए, 1 लाख प्लस 32,500, ये 100% पार्ट है। लेकिन होल्डिंग का कितना पार्ट है सर? ओनली एंड ओनली 80% इसमें से। तो इसका 80% करेंगे तो जो भी अमाउंट आए वो माइनस कर देंगे इसमें से, 1,06,000। आंसर प्लस में आ रहा है तो गुडविल होगा, और माइनस में आ रहा है तो आपके पास में कैपिटल रिजर्व। देख लेते हैं, 1,26,000 में से माइनस किया तो आंसर प्लस में आ रहा है 20,000। तो 20,000 क्या आ गया सर? गुडविल। तो गुडविल है तो असेट साइड जाएगा, गुडविल आपके पास में, तो वो असेट में दिखेगा, ठीक है। इंटेंजिबल असेट कह सकते हैं या फिर गुडविल कह सकते हैं। हेडिंग इंटेंजिबल असेट रहेगा और गुडविल के नाम से दिखेगा, ठीक है। बैलेंस शीट में काम खत्म, क्लियर है आपके पास में। अच्छा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की कैलकुलेशन खत्म आपके पास, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल की कैलकुलेशन आपके पास में कंप्लीट, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी साथ ही साथ कर लेना, क्योंकि वो भी बैलेंस शीट में डायरेक्टली दिखाना है हमें। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपके पास, ठीक है, ये रहा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। इसमें तो कुछ भी नहीं होता, शेयर कैपिटल आपके पास में ले लो प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ले लो, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में पूरा लेना है, प्री हो पोस्ट हो सारी चीज़ें। शेयर कैपिटल भी ले लो पूरी की पूरी, लेकिन ध्यान रहे सर यहाँ पे कैलकुलेशन में सब्सिडी की लेनी होती है, होल्डिंग की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होती। तो होल्डिंग की यहाँ पे नहीं है। शेयर होल्डिंग आपके पास में कितनी है सर? 1 लाख, 1 लाख है आपके पास में, तो यहाँ पे 1 लाख है। रिजर्व एंड सरप्लस में बता दो सर, प्री पोस्ट सारी चीज़ें बता देना हमारे को। तो कहता है 30,000 तो पहले से था, 10,000 और आपके पास में टोटल 40,000 इस साल का प्रॉफिट है पूरे का पूरा, ठीक है। प्री पोस्ट सब कुछ मिला के तो 40,000, ठीक है। तो टोटल आपके पास में 1,40,000 हो गया। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में कितना जाएगा? ओनली एंड ओनली सब्सिडी के पास जो होल्डिंग है परसेंटेज उतना करना है। तो होल्डिंग परसेंटेज सब्सिडी के पास कितना बच गया? 20% ओनली। तो इसका 20% करेंगे, 1,40,000 इंटू 20%। बस ये चीज़ निकाल ली। अब आपके पास में सारी चीज़ें ख़त्म होगी, बाकी सारी चीज़ें तो कॉपी पेस्ट करनी है, बाकी सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट करनी है। तो ये चीज़ आपके पास में कंप्लीट। गुडविल आपको मिल गया है यहाँ पे 20,000। बस अब तो कुछ भी नहीं करना है, कॉपी पेस्ट ये सारी चीज़ें बैलेंस शीट में डाल देनी है, ठीक है। 20,000 और 28,000। तो सबसे पहले इसकी एंट्री कर देते हैं बैलेंस शीट में आपके पास में। सबसे पहले ये गुडविल की एंट्री कर देते हैं। असेट साइड आपको इंटेंजिबल असेट के हेडिंग के अंदर गुडविल आपको लिख देना है। तो यहाँ पे बैलेंस शीट, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और वहाँ पे आप जो है लिख देंगे असेट साइड, असेट में इंटेंजिबल असेट हेडिंग देंगे। नोट्स टू द अकाउंट आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे आप जो है गुडविल ऐसा हेडिंग देके अमाउंट लिख देंगे, सर गुडविल, ठीक है, 20,000।
और इनटेंजिबल एसेट में वो 20,000 दिख जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से माइनॉरिटी इंटरेस्ट का तो सेपरेट यहाँ पे सेक्शन बनाया जाता है सर लाइबिलिटी में, इक्विटी एंड लाइबिलिटी में। ठीक है, उसमें आप 28,000 लिख देंगे, उसकी नोट्स टू द अकाउंट में दिखा देंगे। ठीक है, कैसे आया माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कंप्लीट 2 चीज़ें दिखा दी। अब बाकी की सारी चीज़ें तो कॉपी पेस्ट करनी होती है। शेयर कैपिटल बताइए सर, ओनली एंड ओनली होल्डिंग कंपनी का दिखाया जाता है, क्योंकि सब्सिडी का ऑलरेडी यहाँ पे कंसीडर हो गया कॉस्ट ऑफ कंट्रोल माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, तो 1,50,000 लिख देंगे यहाँ पे। आपके पास में ये चीज़ भी क्लियर। ओके सर, इसके बाद क्या चीज़ें होती है सर, शेयर कैपिटल के बाद रिजर्व सरप्लस आता है। रिजर्व सरप्लस में देख लेते क्या क्या चीज़ें होगी। तो आपके पास में होल्डिंग कंपनी का तो खुद का प्रॉफिट है ही आपके पास में 50,000, उसमें ऐड कर देंगे सर पोस्ट प्रॉफिट। ध्यान रहे सर, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आपके पास में पोस्ट प्रॉफिट जाता है, क्योंकि प्री प्रॉफिट ऑलरेडी यहाँ पे कहीं कंसीडर हो जाता है आपके पास में। प्री प्रॉफिट कहाँ पे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में कंसीडर हो जाता है आपके पास में, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो प्री प्रॉफिट ऑलरेडी कंसीडर हो जाता है आपके पास में, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। प्री प्रॉफिट का जो है 80% पोर्शन यहाँ पे हो जाता है और 20% पोर्शन यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में तो प्री प्रॉफिट कंसीडर हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ पोस्ट कंसीडर नहीं होता। पोस्ट को आपको अलग से कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में कंसीडर करना होता है। तो 50,000 तो है ही है, प्लस पोस्ट प्रॉफिट कितना था अपना 7,500, तो आपके पास में 50,000 और 7,500 आपके पास में। ठीक है, और 7,500 पूरा ही कहाँ लेना है, हमारे को तो अपना होल्डिंग का परसेंटेज लेना है, क्योंकि सब्सिडी का तो ऑलरेडी वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कंसीडर कर चुका है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट दोनों कंसीडर करता है, प्री एंड पोस्ट, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बस होल्डिंग का पोस्ट प्रॉफिट कहीं कंसीडर नहीं हुआ, आपने देखा तो देखिए फिर से एक बार। कहते हैं कंसोलिडेटेड आपके पास में बैलेंस शीट में क्या चीज़ जाएगी। ठीक है, प्रॉफिट, सब्सिडी की दिक्कत होती है, होल्डिंग का तो पूरे का पूरा जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, तो वो तो 50,000 जो दिख रहा है वो तो पूरा जाएगा। सब्सिडी का कितना पोर्शन जाएगा रिजर्व सरप्लस में, कहता है कि देखिए प्री प्रॉफिट यहाँ पे कंसीडर हो गया। ठीक है, प्री प्रॉफिट यहाँ पे कंसीडर हो गया और यहाँ पे भी प्री प्रॉफिट कंसीडर होगा। कहते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट पोस्ट प्रॉफिट भी अपना हिस्सेदारी 20% जो है वो कंसीडर कर लेता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में पोस्ट प्रॉफिट का पोर्शन नहीं आया। कहीं पे भी आप देखिए कि पोस्ट प्रॉफिट जो होल्डिंग की सब्सिडी, होल्डिंग का जो होल्डिंग है, मतलब कि होल्डिंग का आपके पास में 80% पार्ट, तो पोस्ट प्रॉफिट का 80% पार्ट कहीं पे भी नहीं आया। पोस्ट प्रॉफिट का 20% यहाँ पे कंसिडर हो जाता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट में, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पोस्ट प्रॉफिट का 80% पार्ट आप कहीं पे भी कंसिडर नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि पोस्ट प्रॉफिट का जो आपके पास में होल्डिंग का जो परसेंटेज पार्ट होता है, मतलब कि यहाँ पे 80% है, वो डायरेक्टली आपको जो है क्या दिखाना होता है सर, बैलेंस शीट में दिखाना होता है रिजर्व सरप्लस में। तो कहते हैं सर पोस्ट प्रॉफिट का 80% पार्ट, तो 7,500 इंटू 80%, तो 6,000 और 50,000 56,000 बनेगा। तो 56,000 आपको दिखाना होता है बेसिकली। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास में इलस्ट्रेशन जो प्रीवियस इलस्ट्रेशन करा उससे नई चीज़ थी ये। बाकी सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए सर, रिजर्व सरप्लस हो गया, माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो गया आपके पास में, अब करंट लाइबिलिटी दिखानी है, तो बताइए। पीपी है आपके पास में, नहीं करंट लाइबिलिटी नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट है आपके पास में, ये तो हो गया आपके पास में, इन्वेस्टमेंट की तो एंट्री हो गया आपके पास में, क्योंकि वो कहाँ पे कंसिडर हो जाता है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, तो ये चीज़ हो चुकी है। इसके बाद करंट असेट आपके पास में, वो तो कंसिडर करेंगे बाद में। शेयर कैपिटल हो चुका है, काम खत्म हो चुका है। प्रॉपर्टी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके पास में हो चुका है, रिजर्व सरप्लस में चला गया, हाईलाइट कर देते। शेयर कैपिटल को हाईलाइट कर देते, काम खत्म हो गया। इसके बाद कहता है ट्रेड पेएबल, हाँ ये करंट लाइबिलिटी आपके पास में, कहता है 1,60,000, तो वो दिखा देंगे आपके पास में 1,60,000। इसके बाद असेट साइड में नॉन करंट असेट और करंट असेट। नॉन करंट में तो प्रीपी है आपके पास में, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और कुछ है ही नहीं आपके पास में, तो बस वो दिखा दीजिए, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं है, तो यही दिख जाएगा आपके पास में 2,30,000। ठीक है, और आपके पास में करंट असेट में क्या दिखेगा, करंट असेट में आपको ऑलरेडी गिवन है, कहता है 74 और 70। ठीक है, तो 74 और 70 आपके पास में कितना आ जाएगा सर, 144, तो 144,000 आपके पास में आ जाएगा, 1,44,000। तो पूरी की पूरी बैलेंस शीट खत्म हो जाती है। इंटेंजिबल असेट को तो पहले ही लिख चुके थे आपके पास में, तो ये चीज़ भी क्लियर है आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास में क्वेश्चन खत्म। नोट्स टू द अकाउंट देख लेना, वही कैलकुलेशन है जो हमने करवाई है आपके पास में, तो यहाँ पे सिंपल सा पॉइंट होता है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 12 नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके पास।